गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का भाग 2। अब हम देखेंगे खाद्य एवं उर्वरक को मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो खाद और उर्वरक अलग अलग है। खाद को हम जैविक तरीके से बनाते हैं, कृषि अपशिष्ट और जंतुओं के अपशिष्ट से, और जो उर्वरक होते हैं इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। अब इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। अब खाद के उपयोग से तो मिट्टी के में पोषक तत्वों की पूर्णता हो जाती है, और जब उर्वरक का उपयोग करते हैं तो हम जिस तत्व से समृद्ध उस उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं वही तत्व उस मिट्टी में अधिक मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए हमें खाद का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण, अर्थात इसमें एकांतर क्रम में फसल को उगाया जाता है। जैसे एक बार आपने गेहूं उगाया तो आप दूसरी बार सोयाबीन उगा सकते हैं या अन्य दाल वाले पौधे उगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का जो कमी आती है वो कमी नहीं होती, नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए सरकार भी प्रोत्साहित करती है। अब हम देखेंगे उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं, अर्थात कम उसमें पाए जाते हैं। अब खाद से क्या क्या लाभ है, मतलब जो हमने ऊपर अंतर देखा उसके अनुसार खाद के क्या क्या लाभ होते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात खाद डालने से मिट्टी अधिक मात्रा में जल को धारण करके रख सकती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, अर्थात मिट्टी सरंध्र होगी तो उसमें अधिक मात्रा में
जल भी जाएगा और वायु भी अंदर प्रवेश कर सकेगी, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, अर्थात वायु का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो जीवाणु जब मिट्टी में उत्पन्न होते हैं वो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकते हैं, जो फसल को लाभ पहुंचाते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, अर्थात मिट्टी में पोषक तत्वों की भी कमी की पूर्ति हो जाती है। अब हम देखेंगे सिंचाई। अब पौधों में खाद देने के बाद अगला चरण आता है सिंचाई का। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता, अर्थात पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, अर्थात अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो पौधे सूख जाएंगे। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है, अर्थात समय समय से खेत में सिंचाई करना आवश्यक होता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। इन स्रोतों के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। अब हम देखेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जिनको हम चित्र के द्वारा देखेंगे। ये पहला तरीका आप चित्र में देख रहे हैं, मोठ द्वारा। इसमें व्यक्ति मोठ के द्वारा पानी बाहर निकालता है और फिर खेतों में सिंचाई करता है। दूसरा तरीका है ये चेन पंप के द्वारा। यहाँ चेन का पंप लगा हुआ है और उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर अगला तरीका है ढेकली वाला। इस विधि में एक और थोड़ा वजन बांध दिया जाता है और दूसरी ओर बर्तन बांध दिया जाता है और इस प्रकार कुएं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। अगला तरीका आप देख रहे हैं रहट के द्वारा। इस विधि में बेल का उपयोग किया जाता है और बेल घूमता है और वह रहट चलती जाती है और इस प्रकार खेतों में सिंचाई की जाती है। अब हम आगे देखेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां। तो आधुनिक विधियों में जल का उपयोग हम मितव्ययता से, अर्थात जल को हम व्यर्थ नहीं बहाते हैं, उसका उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। तो ये मुख्य विधियां हैं। छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लान, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और इसमें छिड़काव तंत्र है ना। इसमें ये एक कुआं बना हुआ है ना, और इस कुएं में ये मोटर लगी हुई है। मोटर से ये पाइप जुड़ा हुआ है और ये पाइप पूरे खेतों में बिछा हुआ है। खेतों में ये सब पाइप के फव्वारे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। जब हम मोटर चालू करेंगे तो पानी ऊपर आएगा और इन पाइपों के जरिए इन फव्वारों से बाहर खेतों में गिरेगा। तो ऐसा लगता है जैसे बारिश ही हो रही हो
और इस प्रकार खेतों में सिंचाई की जाती है। अब हम आगे देखेंगे दूसरी विधि, डीप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे डीप तंत्र कहते हैं। फलीदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका होता है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे कि चित्र में वही एक कुआं बना हुआ है और मोटर लगी है। पाइप पूरे खेतों में इस प्रकार से ये बिछा हुआ है और इनमें इन पाइप जो बिछा हुआ है इनमें एक छोटा छोटा सा छिद्र होता है। तो ये जो पाइप जो छिद्र है ये उन पौधों की जड़ों पर ही होता है। तो बूंद 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 करके ये पानी उसमें से गिरता रहता है, जो पौधों की जड़ों में ही सीधा जाता है, अर्थात इसमें पानी बिल्कुल